बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में करेंगे कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। और सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। 300 करीबन सिचुएशंस होती हैं, उनमें किस प्रकार से सेंटेंस को कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ खत्म करना है। अगर फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस आपको समझ में आ गया केवल 300, तो समझ लीजिए पूरे ब्रह्मांड की इंग्लिश आपको आ गई। तो वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा, हर सेंटेंस का लॉजिक और ग्रामर साथ के साथ समझते हुए चलेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो और इनके बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। दिस इज गोना बी ए काइंड ऑफ इंग्लिश टेस्ट। आप भी अपने इंग्लिश को चेक करिए कि आप इन सेंटेंसेस को मुझसे पहले बोल पा रहे हैं या नहीं। एक बात को कहने के देखिए कई सारे तरीके हो सकते हैं, राइट। तो जो चीजें मैं लिख रहा हूं ऐसा नहीं है कि वही एक तरीका है, एक बात को 10 तरीके से कहा जा सकता है। तो जो भी माइंड में आता है कि इस बात को ऐसे कह सकते हैं या नहीं, प्लीज राइट योर सेंटेंसेस इन कमेंट सेक्शन। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उसको करेक्ट कर देंगे और एक्सप्लेन कर देंगे कि गलती कहां पर हो गई है, राइट। जैसे पहला एक सेंटेंस है, 26 जनवरी भी बीत गई। एक्चुअली 26 जनवरी भी बीत गई, देखिए कितने तरीके से कहा जा सकता है। 26 जनवरी हैज ऑल्सो पास्ट। 26 जनवरी हैज ऑल्सो पास। यहां से एक तरीके से हमने इस चीज को कह दिया कि 26 जनवरी बीत गई है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। दूसरे तरीके से भी इस चीज को आप कह सकते हैं, 26 जनवरी हैज पास्ट टू। ऑल्सो लगाएंगे तो पहले लगा देंगे, टू लगाएंगे तो लास्ट में लगाएंगे। तो एक्चुअल में वर्ड ऑर्डर हमको पता होना चाहिए। जो सेंटेंस में वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो आगे पीछे तो नहीं हो रहे हैं, नहीं तो ये तो छोटा सा सेंटेंस है, आप पूरा देखिएगा लॉजिक समझ में आएगा, मीनिंग बदल जाता है, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाता है। एक तीसरे तरीके से आप इसी चीज को बोल करके देखिए, 26 जनवरी इज ऑल्सो ओवर। ओवर का भी इस्तेमाल कर दिया जाता है जब कोई चीज फ्री हो जाते हैं हम, किसी चीज से पूरा हो गया कोई काम तो इट इज ओवर। जैसे हम कहते हैं ना, द क्लास इज ओवर, द हॉलीडेज आर ओवर, यानी कि कोई भी चीज खत्म हो गई। तो अब यहाँ पे इंडिकेशन किया जा रहा है 26 जनवरी इज ऑल्सो ओवर, कि 26 जनवरी भी बीत गई। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर डन विद 26 जनवरी टू। एक हमने खुद को इंक्लूड कर दिया, वी आर डन विद 26 जनवरी टू, 26 जनवरी भी बीत गई, यानी हम इस चीज से फ्री हो गए कुल मिलाकर के, अब नहीं रही ये चीज हमारे लिए। वी आर डन विद 26 जनवरी टू एंड वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट फेस्टिवल नाउ। कुल मिलाकर के आपने एक बात को 4 तरीके से कह दिया, और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं इसी चीज को कहने के। अब अगले सेंटेंस से आप समझिए आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है टू अचीव फ्लुएंसी। फ्लुएंसी अगर आपको अचीव करनी है तो अब कौन सा त्योहार आएगा। मान के चलिए एक सेंटेंस आया, तो कभी भी शब्दों का मिलान मत करिए, सिचुएशन समझिए कहना क्या चाह रहा है। उस सिचुएशन से रिलेटेड कौन सा सेंटेंस, कौन सा वर्ड आपके माइंड में आ रहा है उसको बोलने की कोशिश करनी है। जैसे कि अब कौन सा त्योहार आएगा, बिल्कुल सिंपल, व्हाट इज द नेक्स्ट फेस्टिवल, व्हाट इज द नेक्स्ट फेस्टिवल। देखिए यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल पता है क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं विच इज द नेक्स्ट फेस्टिवल। वर्ड का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, ये ओपन एंडेड होता है। विच और व्हाट इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। व्हाट जब कह रहे हैं यानी आप एक इंडिकेशन दे रहे हैं, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बिल्कुल भी कुछ नहीं अंदाजा है मुझे, तो व्हाट कह देंगे, विच भी कह सकते हैं, इंटरचेंजेबली यूज होता है। सो व्हाट्स द नेक्स्ट फेस्टिवल, ये एक्चुअली कॉमनली यूज होते हैं ये वर्ड्स। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट फेस्टिवल विल कम नेक्स्ट, व्हाट फेस्टिवल विल कम नेक्स्ट। आपने ऐसे कह दिया, इसमें थोड़ी सी ग्रामर यूज कर ली है। तो होता क्या है कि इन सेंटेंसेस को आप रिपीट करते चलिए, जब आप बोलेंगे ना तो प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी और बोल देंगे तो ये याद रह जाएगा कि अच्छा ऐसे भी बोला जाता है और ऐसे भी बोला जाता है। आप ऐसे करके देखिए कि व्हाट फेस्टिवल इज कमिंग नेक्स्ट, व्हाट फेस्टिवल इज कमिंग नेक्स्ट। ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट फेस्टिवल इज अराउंड द कॉर्नर नाउ, What festival is around the corner now? Around the corner अपने आप में एक फ्रेज है। अब इन चीजों को सीखने का तरीका क्या होता है, बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। एक बेल आइकन दिखेगा आपको वीडियो के नीचे, ढूंढिएगा कहीं होगा, उसको दबा दीजिएगा, क्योंकि रोजाना एक वीडियो अपलोड करते हैं हमारे चैनल पर। तो जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। एक्चुअल में आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस के मैं आपको फायदे बताता हूँ क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको हम अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे। 200-300 करीबन पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक ग्रुप में, तो वहां क्या होता है, लोग अपनी अपनी रियल बातें कर रहे होते हैं रियल सिचुएशन में। तो एक बात को कहने के जो ऑल्टरनेट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीजें, कोई बेसिक इंग्लिश लिखता है, कोई एडवांस लिखता है, कोई एडियम्स वगैरह यूज करता है, तो हमको ब्रॉड इंग्लिश पता चलती है कि एक बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है।
राइट अगर हम अकेले प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है कि हिंदी का एक सेंटेंस दिमाग में आता है, हम उसका ट्रांसलेशन बनाते रहते हैं ग्रामर के हिसाब से, और 10% इंग्लिश बन पाती है, बिकॉज 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे विच हैज नो कनेक्शन विद हिंदी, हिंदी से कोई कनेक्शन ही नहीं है और हम अटक के रह जाते हैं। तो रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप में सिर्फ चैटिंग करें, क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं तो आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, जिससे प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ती है। फ़ोन लगाया आपने, किसी रियल सिचुएशन में कोई भी बात आप डिस्कस करने लग जाएंगे तो आपको अपना लेवल पता चलेगा, मैं कितना अटक रहा हूँ, कितना बोल पा रहा हूँ। जब आप और ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, 10-12 फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं ग्रुप में, जूम है, गूगल मीट सबके पास में फ्री है, तो लोग अपने ग्रुप में बैठ के प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, कोई भी डिस्कस करते हैं मैटर बैठ के। तो जब आप ग्रुप में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे ना, लोगों से सुन सुन के आपको पता चलेगी बात कि इस बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है, कितनी आसान है इंग्लिश। अकेले ट्रांसलेशन करते रहेंगे तो उसका कोई फायदा है नहीं। तो एक एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, माहौल मिल जाएगा, जब भी प्रैक्टिस करनी है आपको फ्रेंड्स मिल जाएंगे साथ में। और दूसरा, शाम को जब लाइव क्लासेस होती हैं तो वहाँ पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस एनीथिंग इन इंग्लिश। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं कि इस सेंटेंस का क्या ग्रामर है, कोई लोग अपने अपने क्वेश्चंस पूछते हैं कि भैया ये ग्रामर मेरे को समझ नहीं आ रही, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव नहीं समझ में आ रहा, ये मेरा सेंटेंस है, ये इसको इस तरीके से मैंने बोला है, सही है या गलत है। तो उस प्रकार के डिस्कशन में जब आप बैठेंगे ना तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। और फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। ओके, सो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। अब शायद होली आएगी, एक्चुअल में कहाँ पर थे हम कॉन्वर्सेशन में, व्हाट फेस्टिवल विल कम नेक्स्ट। किसी ने पूछा कि अगला त्योहार कौन सा है, व्हाट फेस्टिवल विल कम नेक्स्ट। अब जवाब है कि अब शायद होली आएगी, यहाँ अंदाजा लगा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल, मे बी होली विल कम नेक्स्ट, मे बी इट्स होली। आप इतना कह के अगर छोड़ दो मे बी इट्स होली, तब भी ठीक है, राइट, मे बी इट्स होली। अब लेकिन सिचुएशन में समझ आया आपको, मे बी इट्स होली का मीनिंग निकल रहा है, लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना से एक सेंटेंस लिख के छोड़ दूं मे बी इट्स होली, तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि शायद आज होली है, राइट। तो इंडिविजुअल्स ट्रांसलेशन करते हैं तो मीनिंग कुछ और ही बनता है, रियल सिचुएशन में जब बात करेंगे तो समझ में आएगा लॉजिक, राइट। मे बी इट्स होली सिचुएशन में यूज करेंगे तो समझ में आएगा हाँ ये कहा जाता है कॉमनली और मैसेज जा रहा है, राइट। सो मे बी होली विल कम नेक्स्ट, शायद होली आएगी। या फिर आप इस तरीके से बोल के देखिए, आई थिंक इट्स होली दैट्स अराउंड द कॉर्नर नाउ, आई थिंक इट्स होली दैट्स अराउंड द कॉर्नर नाउ, यानी कि शायद होली है और आने वाली है, राइट। फिर भी हिंदी से मैच नहीं करना है, हिंदी मिलान करेंगे, हिंदी ट्रांसलेशन निकालेंगे तो फील हो जाएगा इसका। आई थिंक इट्स होली दैट्स अराउंड द कॉर्नर नाउ, यानी होली आने वाली है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, आई थिंक होली इज अप्रोचिंग नाउ। अप्रोच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई थिंक होली इज अप्रोचिंग नाउ, right, we are already done with 26th of January, I think Holi is approaching now। अब होली आने वाली है शायद, राइट। अब देखिए 3 तरीके से हमने यहाँ पर कहा है, लेकिन अगर इसी चीज को ग्रुप में डिस्कस कर रहे होते, अगर किसी कोई क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि अब कौन सा त्योहार आएगा, तो इस बात के 10 जवाब होते हैं हमारे पास और 10 तरीके हमको पता चल गए होते हैं कि अच्छा इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है, राइट। तो ये एक ग्रुप का फायदा है। नाउ नहीं, होली के तो अभी बहुत दिन है, होली के तो अभी बहुत दिन है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, ट्रांसलेशन की ही सारी समस्या है कि हम ये सारे शब्द इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और अटक जाएंगे। होली के तो अभी बहुत दिन है, देखिए नेचुरली कैसे कहेंगे, नो होली इज स्टिल फार अवे, होली इज स्टिल फार अवे, यानी कि होली। अब हिंदी मिला के देखिए तो हिंदी मैच नहीं करेगी, लेकिन इंग्लिश का सेंटेंस आपको याद था, बोल दिया आपने, होली इज स्टिल फार अवे। और बाय द वे आप पार्टिसिपेट करिए, ऐसा नहीं है कि 3 ही तरीके या 2 ही तरीके इन बातों को कहने के, आप प्लीज बनाइए, गलत होंगे तो हम उसको सही कर देंगे। आप कोशिश करिए, सेंटेंसेस लिखिए कमेंट सेक्शन में। ओके, सो होली इज स्टिल फार अवे, आपने एक डिस्कनेक्शन जता दिया, राइट। दूसरे तरीके से आप ऐसे करके देखिए, आई थिंक होली इज क्वाइट अ वे ऑफ येट। वे ऑफ का मतलब भी होता है कोई चीज अगर अभी नहीं है तो वे ऑफ है वो, राइट। आई थिंक होली इज क्वाइट अ वे ऑफ येट, वे ऑफ मतलब कोई चीज अभी नहीं है, कुछ दिन बाद है। जैसे कि एक सेंटेंस इसी के बेसिस पे आप वे ऑफ को यूज करके बोल के देखिए कि उसका बर्थडे अभी नहीं है लेकिन हमने तैयारियां शुरू कर दी है, सो हर बर्थडे इज वे ऑफ बट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रिपरेशन। हर बर्थडे इज वे ऑफ, वे ऑफ का मतलब है कोई चीज अभी नहीं है लेकिन बाद में, राइट। सो आई थिंक होली इज क्वाइट अ वे ऑफ येट, यानी अभी नहीं है। गॉट द पॉइंट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, होली तो गर्मी के मौसम में आती है, होली तो गर्मी के मौसम में आती है। अब देखिए पहले वाले सेंटेंस को कनेक्ट करते हुए चलिएगा, मान के चलिए किसी ने कह दिया आई थिंक इट्स होली दैट्स अराउंड द कॉर्नर, किसी ने कहा होली आने वाली है। अब इस डिस्कनेक्शन जता रहे हैं हम यहाँ पर, होली तो गर्मी के मौसम में आती है। देखो होली कम्स ड्यूरिंग समर इंस्टेड, यहाँ पर जो हम इंस्टेड इस्तेमाल कर रहे हैं एक डिस्कनेक्शन जताने के लिए। किसी ने कहा होली आने वाली है, आपको कहना नहीं होली तो गर्मी के मौसम में आती है, सो होली कम्स इन समर इंस्टेड।
इंस्टेड लगा देंगे साथ में, ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हो, होली कम्स इन समर इंस्टेड, इट्स नॉट अराउंड द कॉर्नर, अभी आने वाली नहीं है, होली कम्स इन समर इंस्टेड। आप देखिए यहाँ पर एस भी लगा सकते हैं, होली कम्स, जैसे हिंदी में कहते हैं होली तो गर्मियों में आती है, होली तो गर्मी में आती है, तो एस लगा दें ना लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बस यूएस और अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का थोड़ा सा फर्क है, तो आप दोनों को इंटरचेंजेबली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। होली कम्स ड्यूरिंग समर्स इंस्टेड, ऐसे कह सकते हैं, ड्यूरिंग और इन दोनों इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। होली कम्स इन समर, होली कम्स ड्यूरिंग समर, दोनों बोला जा सकता है। बहुत सारी चीजें इंटरचेंजेबली यूज होती हैं जिनको लेके हम कंफ्यूज ही रह जाते हैं। ग्रुप में बैठेंगे पता चल जाएगा, कोई इन लिखेगा, कोई ड्यूरिंग लिखेगा, कोई समर लिखेगा, कोई समर्स लिखेगा, पता चल जाएगा, सब ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। सो दीवारें देखो, कोई कह सकता है कि हमने 1 महीने पहले पेंट करवाया था, हमारे घर की जो हालत है, दीवारें देखो, कोई कह सकता है कि हमने 1 महीने पहले पेंट करवाया था। होता क्या है, ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल ग्रामर नहीं मिलानी है, कह के देखिए नेचुरली। जो हम सेंटेंसेस यहाँ पे बताते हैं ना, एक्चुअल में वो सेंटेंसेस सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं होते, हमारे मन की इंग्लिश नहीं होती। 99.9% सेंटेंसेस वो होते हैं जो हमने किसी अंग्रेज से सुने होते हैं, किसी फिल्म में, किसी सीरीज में, कहीं ना कहीं। तो ये सेंटेंसेस बिल्कुल नेचुरल इंग्लिश है, जैसे कोई अंग्रेज बोलेगा। गेटिंग माई पॉइंट। सो दीवारें देखो, कोई कह सकता है कि हमने 1 महीने पहले पेंट करवाया था, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। लुक एट द वॉल्स, जब भी हम किसी का अटेंशन अपनी तरफ लेके आ रहे हैं, किसी चीज पे डालना चाहते हैं, तो एट का इस्तेमाल कर देते हैं। अगर आप देखो हिंदी का सेंटेंस है दीवारें देखो, लुक द वॉल्स कह देंगे तो खत्म खेल, राइट। लुक एट द वॉल्स, लुक एट द वॉल्स, दीवारें देखो, जैसे मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, एट का इस्तेमाल करना है, वो आदत में आ जाएगा बोलेंगे तो। बोल बोल के प्रैक्टिस करिएगा साथ के साथ और लिखते भी चलिएगा। सो लुक एट द वॉल्स, कैन एनीवन टेल वी गॉट देम पेंटेड जस्ट अ मंथ अगो। लुक एट द वॉल्स, कैन एनीवन टेल वी गॉट देम पेंटेड जस्ट अ मंथ अगो। कोई कह सकता है हमने 1 महीने पहले पेंट करवाया था। अब देखिए इसी सेंटेंस से समझने की कोशिश करिए। टेल का मतलब बताना, उसी का मतलब कहना सुना हुआ है हमने, से का मतलब होता है कहना, हिंदी में कह रहे हैं कोई कह सकता है, राइट। तो ये चीजें हैं, ट्रांसलेशन मिलाते रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कैन एनीवन टेल जो है ये अपने आप में एक कॉमन एक्सप्रेशन है। जब हम किसी की सलाह की बात, राय की बात करते हैं तो टेल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो हिंदी नहीं जानते, वो अपने तरीके से बोलते हैं। इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे। हालांकि आप अगर ये भी कह देंगे कैन एनीवन से वी गॉट देम पेंटेड जस्ट मंथ अगो, तब भी ठीक है। लेकिन इफ यू वांट टू स्पीक इफेक्टिव इंग्लिश देन व्हाट इज द हार्म इन ज्वाइनिंग द कोर्स। इस तरीके से सीखिए, ग्रुप ज्वाइन करिए। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जहां देखो वही कलर चला रखे हैं इन्होंने। अब देखिए जहां देखो इन्होंने वही कलर चला रखे हैं। अब इस प्रकार की सेंटेंसेस आते हैं माइंड में, जब तक ट्रांसलेशन करेंगे नहीं मजा आएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से कह के देखिए, लुक एट एनी वॉल, जहां कहीं देखो, लुक एट एनी वॉल, दे हैव मेड ड्राइंग्स एवरीवेयर, दे हैव मेड ड्राइंग्स everywhere. Look at any wall, they have messed up every wall. Look at any wall, they have messed up everywhere. Messed up इंडिकेशन देना होता है, खराब कर दिया है, तो बिल्कुल सिंपल, राइट। शब्दों का मिलान नहीं करेंगे। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, ये दीवार पर ड्राइंग करता कौन है, ये दीवार पर ड्राइंग करता कौन है। बिल्कुल सिंपल तरीके से कह के देखिए, हु ड्रॉज ऑन द वॉल विद पेंसिल्स। आप पेंसिल्स हटा दो, आप ऐसे कह दीजिए हु ड्रॉज ऑन द वॉल्स बाय द वे लगा दीजिए साथ में, कि ये दीवारों पे ड्राइंग बनाता कौन है, हु ड्रॉज ऑन द वॉल्स बाय द वे, राइट। तो ये बाय द वे है, एनी वे है, ये सारी चीजें धीरे धीरे फिट करनी आ जाएंगी, जिससे कि हमारा सेंटेंस थोड़ा इडियोमेटिक हो जाता है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, ये सबसे छोटा वाला पूरी कसर निकाल रहा है। अब जो बच्चे हैं उसमें से सबसे छोटा वाला जो है, अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो अब पहले बड़े बच्चे गंदी करते थे दीवारें, अब छोटा वाला पूरी कसर निकाल रहा है। अब ये हिंदी का इडियोमेटिक सेंटेंस है, लिटरल ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता। आप बिल्कुल इस तरीके से कह के देखिए, द यंगेस्ट वन इज कल्प्रिट नाउ, द यंगेस्ट वन इज कल्प्रिट नाउ। कल्प्रिट एक सिचुएशन में यूज कर दिया हमने, यहाँ पर ये कहने की कोशिश करी है कि अब रिस्पॉन्सिबल ये है, राइट। और ये एक इडियोमेटिक एक तरीके से हमने कह दिया है कि अब जो गड़बड़ हो रही है, जो भी गंदी हो रही है दीवारें, उसका जिम्मेदार ये है, द यंगेस्ट वन इज कल्प्रिट नाउ, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इसी बात को कहने का कोई तरीका आपके माइंड में आता है तो प्लीज जरूर लिखेगा, राइट। तो हमने पेंट करवाने में जल्दी कर दी, हमने पेंट करवाने में जल्दी कर दी, इसके बड़े होने का इंतजार करना चाहिए था, 1-2 साल रुकना चाहिए था। अब इस प्रकार की बातें कर रहे हैं हम। सो हमने पेंट करवाने में जल्दी कर दी, सो इट वॉज अ हैसी डिसीजन टू गेट द हाउस पेंटेड एट दिस पॉइंट। एट दिस पॉइंट का मतलब भी है समय के लिए इस्तेमाल होता है। सो इट वॉज अ हैसी डिसीजन टू गेट द हाउस पेंटेड एट दिस पॉइंट। इस समय पेंट करा लिया हमने, तो हमने ये जल्दी कर दी। अब इसी चीज को इस तरीके से कह दिए, कह करके देखिए,
वी रश टू गेट द हाउस पेंटेड, वी रश्ड टू गेट द हाउस पेंटेड, हमने जल्दी कर दी, किसी भी काम में जल्दी करते हैं तो रश का इस्तेमाल कर लेते हैं, वी रश टू गेट द हाउस पेंटेड, राइट। लेकिन हम यहाँ पर इस तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज कहता है तो वो सिंपल इतना कह देता, वी रश टू पेंट द हाउस, वी रश्ड टू पेंट द हाउस, भले वो पेंटर से ही करा रहे हैं, वी रश्ड टू पेंट द हाउस। तो ये चीजें धीरे धीरे करके आ जाती हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि उन्हीं के जैसा बिल्कुल बोलना है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो उन्हीं के जैसे बोलने पड़ते हैं, नहीं तो उनका ट्रांसलेशन करके बोलते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, मैसेज नहीं जाएगा या बनेगा ही नहीं सेंटेंस। और ऐसा नहीं है कि 10-12% होते तो चल जाते, 90% ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको अगर हम ट्रांसलेट करके बोलेंगे या तो मैसेज नहीं जाएगा या फिर ट्रांसलेशन होगा ही नहीं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, अगली साल करवाना चाहिए था, वी रश्ड टू पेंट द हाउस, अगली साल करवाना चाहिए था। अब देखिए, अगली साल करवाना चाहिए था, तो सारे सब शब्द नहीं मिलाएंगे, आप इस तरीके से बोल के देखिए, वी शुड हैव वेटेड अंटिल नेक्स्ट ईयर, वी शुड हैव वेटेड अंटिल नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक रुक जाना चाहिए था। आप दोनों सेंटेंसेस को बोल के देखिए, वी रश टू गेट द हाउस पेंटेड, वी शुड हैव वेटेड अंटिल नेक्स्ट ईयर, हमें कोई काम कर लेना चाहिए था तो शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म है ये वेट का, सो वी शुड हैव वेटेड कब तक, अंटिल नेक्स्ट ईयर, अंटिल लगाते हैं हम टाइम के लिए। तो ग्रुप में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो फायदा क्या होता है, मान के चलिए किसी ने ये चीज लिख दी, तो लर्निंग ग्रुप है, वहां पे कोई किसी को जज नहीं करता है, राइट। तो होता क्या है, आप लिख करके डाल दीजिए कि भाई ये मेरे को समझ नहीं आया, ये अंटिल क्यों यूज कर रहे हैं आप, या फिर ये शुड हैव के बाद ये वेटेड सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। तो हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता है, ग्रुप में कोई ना कोई एक्सप्लेन कर देता है अपना सेंटेंस की, इसका ये मतलब है, मैंने इसलिए लिखा है, राइट। और वहां भी कंफ्यूजन रह जाता है तो फिर लाइव क्लासेस में आके उस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो वहां पर क्या है, 24 घंटे एक माहौल मिल जाता है कि जो भी हमारी आंखों के सामने है, जो भी हम इंग्लिश में देख रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं, उसको उसी टाइम पे डिस्कस कर लेते हैं, और जब उसी टाइम पे आंसर मिलता है ना, तो फिर वो याद रहता है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, घर गंदा भी तो बहुत हो गया था, जैसे कि घर गंदा भी तो बहुत हो गया था, ये इडियोमेटिक सा तरीका है। एनीवे द हाउस इज वेरी डर्टी, जैसे गंदा भी तो बहुत हो गया था, ये जो भी तो है, गंदा भी तो बहुत हो गया था, एम्फेसाइज करने की कोशिश करी जा रही है, भले हमने जल्दी कर दी लेकिन गंदा भी बहुत था। तो एनीवे यानी जो भी किया हमने, जल्दी कर दी, पैसे लग गए या दोबारा गंदा हो गया, डजेंट मैटर, लीव इट असाइड, तो एनीवे का इस्तेमाल कर दिया, इसको छोड़ो। द हाउस वॉज वेरी डर्टी, तो एनीवे यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि भले कुछ भी है, अब दोबारा गंदा हो गया, जो भी हो गया, एनीवे इट वॉज वेरी डर्टी, गंदा था ही बहुत। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, 3 साल से पेंट नहीं हुआ था, 3 साल से पेंट नहीं हुआ था। Now, we hadn't painted it in 3 years. We hadn't painted it in 3 years. ये उन्हीं की लैंग्वेज में हमने कह दिया। अगर हमको ये कहना हो कि हमारा घर 3 साल से पेंट नहीं हुआ था, we hadn't had a house painted in 3 years. We had not had a house painted in 3 years. 3 साल से हमने पेंट नहीं करवाया था, राइट। 100 तरीके से एक बात को कहा जा सकता है। तो अब कौन सा साफ है, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हम तोड़ तोड़ के बोलते हैं ना, तो हम इन चीज़ों को, इन एक्सप्रेशंस को तभी बोल पाएंगे जब हम रियल सिचुएशन में इंग्लिश में बात कर रहे होंगे, तो पता चलेगा इस बात को कैसे कहा जाता है। तो अब कौन सा साफ है, जैसे कि हमने पेंट करा लिया, वाइफ ने कहा कि घर वैसे बहुत गंदा था, कराना तो था ही। नाउ हस्बैंड इज सेइंग कि अब कौन सा साफ है। ये एक्सप्रेशंस होते हैं, सेंटेंसेस नहीं होते हैं। देखिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए, डज इट लुक एनी क्लीन टू यू नाउ, डज इट लुक एनी क्लीन टू यू नाउ, अब तुमको साफ लग रहा है, अब कौन सा साफ है, राइट। या फिर आप इसी चीज को ऐसे कह सकते हैं, एज इफ इट्स एनी क्लीन नाउ, एज इफ इट्स क्लीन नाउ, कि जैसे अब साफ हो गया हो, एज इफ इट्स क्लीन नाउ, एज इफ इट लुक्स क्लीन नाउ, राइट। तो ये एक्सप्रेशंस कहने तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, रियल सिचुएशन में बातें करेंगे, ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, फिर से पहले जैसा ही हो गया, फिर से ये पहले जैसा ही हो गया। सो इट्स बिकम डर्टी अगेन एज इट वॉज बिफोर, इट हैज बिकम डर्टी अगेन एज इट वॉज बिफोर, जैसे ये पहले था, इट हैज बिकम डर्टी अगेन, वैसे ये दोबारा गंदा हो गया। एक दूसरे तरीके से कह के देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल, ग्रामर बदलिए, बस जरा शब्द बदले, इट हैज गॉटन डर्टी अगेन जस्ट लाइक इट वॉज बिफोर, इट हैज गॉटन डर्टी अगेन जस्ट लाइक इट वॉज बिफोर, जैसे ये पहले था, राइट। तो इट हैज बिकम डर्टी अगेन, इट हैज गॉटन डर्टी अगेन, ये चीजें कैसे समझ आएंगी, कोई बिकम लिखेगा, कोई डर्टी लिखेगा, कोई कुछ बोलेगा तो समझ में आ जाएगा, अच्छा ये कहा जा सकता है, राइट। वैसे
हो गया कि ट्रांसलेशन अगर पकड़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ओके, सो आई ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर, इसके बारे में प्लीज़ आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इनसे कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको समझ में आए, थोड़ी हेल्प मिली या नहीं मिली, प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।